हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर मेंटोर शैली। आई होप आप लोग मेरी लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है। फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट लगता है, आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट कर सकते हैं मुझे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी, लास्ट क्लास में जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था फ्रेंड्स कि इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने सेक्शन वन अपना कवर कर लिया था, जिसमें सेक्शन वन में ही आपको चेंजेस देखने को मिल रहे थे कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट जो था हमारा, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट ये इंडियन एविडेंस एक्ट में था। बट ये जो एक्सटेंट है ये बीएसए में ओमिट कर दिया है उसकी एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में हमने इसके एमसीक्यू करे थे। आज की क्लास का स्ट्रक्चर भी हमारा यही रहेगा। ठीक है, आज की क्लास का स्ट्रक्चर भी हमारा यही रहेगा। आज हम डेफिनेशंस करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। अब आप ये देखिए, सेक्शन टू में आप बेसिक चीज़ देखिए, बीएसए वर्सेस हम इंडियन एविडेंस एक्ट कर रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन थ्री में इंटरप्रिटेशन क्लॉज था। ठीक है, इसमें कोई क्लॉजेज नहीं थे, नो क्लॉजेज, ए बी सी डी कुछ भी नहीं था। बीएसए में आपका सेक्शन टू में डेफिनेशन है और इसमें आपका ए से लेके एल तक आपको डिफाइन कर रखा है। अब सेक्शन टू आपका टू पार्ट्स में है। क्लॉज वन आपकी डेफिनेशंस बात करता है एंड क्लॉज टू आपकी बात करता है कि अगर कोई भी वर्ड बीएसए में यूज किया है और उसको डिफाइन नहीं किया है बीएसए ने, और ऑन द अदर हैंड अगर उसी चीज को, कॉरस्पॉन्ड चीज को आपके आईटी एक्ट 2000 ने किया है डिफाइन, या आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या आपका भारतीय न्याय संहिता, इसमें अगर वो वर्ड है तो आप बीएसए जो है उसको मानेगा। ये आपका क्लॉज टू बात करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज की हमारी बेसिक सेक्शन टू का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। अब हम अपने एमसीक्यू क्लॉज में आते हैं फ्रेंड्स। अब हम अपने एमसीक्यू क्लॉज में आते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि क्लॉज ए क्या आपका कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लॉज ए आपका क्या कहता है। क्लॉज ए बात करता है आपकी, क्लॉज ए बात करता है आपके कोर्ट की। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, कोर्ट में आपको इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसका प्रोविजन देखते हैं कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, इसका मतलब कि जजेस और मैजिस्ट्रेट को तो ये इंक्लूड कर रहा है कोर्ट की डेफिनेशन में। कोर्ट की डेफिनेशन में ये ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट को इंक्लूड कर रहा है। फिर ये ऑल पर्सन्स जो भी लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, उनको इंक्लूड कर रहा है। सेकंड, ये किनको इंक्लूड नहीं कर रहा है, आर्बिट्रेटर को, आर्बिट्रेटर को इंक्लूड नहीं कर रहा है। प्लस एक क्वेश्चन है कि जो ज्यूरी कोर्ट थी, ज्यूरी वो जब कोई ट्रायल लेती थी तो क्या वो कोर्ट के डेफिनेशंस में आती थी कि नहीं आती थी, तो यस, ये भी आती थी, बट अब यूज नहीं होता है, तो इसके चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन बनने के लिए। ठीक है, और आपको ये रीजन पता बता देती हूँ मैं कि आर्बिट्रेटर जो है, हम आर्बिट्रेटर को इसलिए लेकर आए थे ताकि हमारे स्पीडियर हो जाए ना सिस्टम, और ट्रायल करने की हमें जरूरत ना पड़े। हमें ट्रायल कोर्ट में नहीं जाते हैं तभी तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं। तो आर्बिट्रेटर को स्पीडियर करने के लिए आर्बिट्रेटर ना तो एविडेंस लेता है ऑन ओथ, क्योंकि अगर वो एविडेंस ऑन ओथ लेगा तो उसको एग्जामिन भी तो करना पड़ेगा ओथ पे लेने के बाद। तो हमने आर्बिट्रेटर को ये पावर ही नहीं दी है, हमने आर्बिट्रेटर को ये पावर ही नहीं दी है। जब हमने आर्बिट्रेटर को ये पावर ही नहीं दी है तो आर्बिट्रेटर आपका कोर्ट में
फॉल नहीं करेगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ताकि आप कभी भी इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्बिट्रेटर का आपका कोर्ट में इंक्लूड आता है कि नहीं होता है। यहाँ पे आपने 1 मार्क्स अपने इंक्लूड कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं हम आपके क्लॉज बी में, कंक्लूसिव प्रूफ में आते हैं। तो आपको ये बात मैं एक बता देती हूँ, प्रूफ प्रूफ जो है आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो था ये सेक्शन 4 में इसको डिफाइन कर रहा था, बट बीएसए जो है ये आपको सेक्शन 2 में डिफाइन डेफिनेशन में कर रहा है। पहले ओल्ड एविडेंस एक्ट में आपका एक सेपरेट सेक्शन था, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा ये बता देती हूँ, इसका प्रूफ जो होते हैं, वो 3 टाइप से प्रूफ होते हैं, ठीक है। प्रूफ 3 टाइप्स के ये होते हैं, हमने ये देख लिया। अब इसको हम 2 उसमें फर्दर डिवाइड करते हैं, और फैक्ट्स के होता है कोई भी प्रूफ और एक लॉ का होता है। फैक्ट में हम मे प्रिज्यूम करते हैं, ठीक है, और लॉ को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। एक को हम कहते हैं रिबटेबल, जिसको आप रिबट कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं इरिबटेबल, जिसको आप रिबट नहीं कर सकते हैं। रिबटेबल को ही हम शैल प्रिज्यूम कहते हैं और इरिबटेबल को ही हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। एक बार हम इन तीनों डेफिनेशंस को देख लेंगे, फिर हम इस टॉपिक को अपना सम अप करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए बेयर एक्ट में क्या कह रहा है, कंक्लूसिव प्रूफ क्लॉज 2B। conclusive proof it means when one fact is declared आपको ये मार्क कर लेना है, one fact is declared by this अधिनियम to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। तो जो आपका कंक्लूसिव प्रूफ है ये आपका मैंडेटरी होता है, कोर्ट के पास इसमें डिस्क्रिशन ही नहीं है। सेल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन है कि अगर पार्टी उसको डिस्प्रूव करना चाहे तो वो एविडेंस देके डिस्प्रूव कर सकती है। लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ में अगर एक चीज कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी है कि अगर ये फैक्ट आप ऐसे करके प्रूफ करते हैं या ये फैक्ट ऐसे किसी चीज में प्रेजेंट है, तो हम मानेंगे कि सेकंड फैक्ट जो है वो ऐसे प्रूव्ड है, और उसमें आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। ये एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, फर्स्ट थिंग। और इसी को हम इरिबेटेबल प्रिजम्पशन भी कहते हैं, सेकंड थिंग, ठीक है। अब आप इसमें ये देख लीजिए, ये आपकी, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन है ये, जो कि लॉ ने क्रिएट करा है खुद से। इसके 2 प्रोविजन होते हैं जो आपका पीटी में हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट होता है कि कौन सा सेक्शन है, ठीक है। तो बीएसए में आपका सेक्शन है ये 35 और 116, ठीक है। 116 ये लेजिटिमेसी को है, लेजिटिमेसी में आपको कंक्लूसिव प्रूफ है, और ये 35 में आपका एडमिरैलिटी और इंसॉल्वेंसी और आपका मैट्रिमोनियल केसेस में आपका कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है, मैट्रिमोनियल केसेस में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं, डिस्प्रूव्ड। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी डिस्प्रूव्ड की, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको सारे प्रिज्यूम वाले बता देती हूँ, फिर इसमें आऊंगी, ठीक है। प्रिजम्पशन वाले बता देती हूँ मैं आपको, जब मैंने ये किया ये आपका, तो प्रिजम्पशन, हाँ, मे प्रिज्यूम, ठीक है फ्रेंड्स, मे प्रिज्यूम अब मैं आपको बता देती हूँ। बी में आपने देख लिया कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। ये आपका इरिबेटेबल है, ये आपका मैंडेटरी है, और ये आपका क्रिएशन, आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ है, आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ है, ठीक। अब हम देखते हैं एच में मे प्रिज्यूम, एच में है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम जो है आपका,
बेयर एक्ट का प्रोविजन है, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड। आप ये याद रिकॉल करिए, जब कंक्लूसिव प्रूफ की बात आई थी तो इसमें कहा था कि जब कोर्ट इसको डिक्लेयर कर रही है, डिक्लेयर्ड कोर्ट डिक्लेयर कर रही है, यहाँ पे कोर्ट प्रोवाइड कर रही है हर एक सेक्शन में कि वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। इसका मतलब मे प्रिज्यूम के केस में कोर्ट आपको, जब तक आप उसको डिस्प्रूव नहीं करते हैं तब तक कोर्ट एक इस पे ये मानेगी कि फैक्ट जो है वो प्रूव्ड है आपका, फैक्ट को आप फैक्ट एज प्रूव्ड मान लेगी जब तक आप उसको डिस्प्रूव नहीं कर रहे हैं। या कोर्ट की डिस्क्रिशन है इस केस में भी कि वो आपसे इस टाइम पे और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, मे प्रिज्यूम में ये है। अब मे प्रिज्यूम में आपको सेक्शंस देखने हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं। ये प्री के सारे सेक्शंस आपके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको मे प्रिज्यूम की डेफिनेशंस के साथ बेयर एक्ट में अभी लिख लेना है। ठीक है, और आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये मे प्रिज्यूम है कि नहीं है, आपको इसमें से कोई भी सेक्शन मिस कर सकता है या एक्स्ट्रा। अब आप ये देखिए सेक्शन 119 जो है, सेक्शन 119 जो है ये भी आपकी मे प्रिज्यूम की बात करता है, मे प्रिज्यूम की। और इसमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस दिए हैं, इसमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस दिए हैं जिसमें ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वो इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं और वो आपको याद होने चाहिए इलस्ट्रेशन। उसमें आपको एक इलस्ट्रेशन ये दे रखा है कि जब कोई भी आदमी के पास कोई भी स्टोलन गुड मिलता है, एक थेफ्ट अकर होता है, थेफ्ट अकर होने के बाद एक ए के पास स्टोलन आइटम मिलते हैं, तो उस केस में कोर्ट ये मानेगी कि या तो उसने वो खुद चुराए हैं, है ना, या उसको ये बात पता थी कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है तब उसने उसको पोजेस किया या रिसीव किया उसको। तो कोर्ट ये दोनों चीज प्रिज्यूम करेगी अनलेस, जब तक वो ये डिस्प्रूव नहीं कर सकता कि उसके पोजेशन में ये कैसे आई। ठीक है, अब आपको एक चीज इसमें ये याद रखनी है कि मे प्रिज्यूम जो है ये आपका वीकेस्ट ऑफ द थ्री है। ठीक है, ये वीकेस्ट होता है सबसे आपका। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपना शेल प्रिज्यूम। शेल प्रिज्यूम देख लेते हैं। ठीक है, सेल प्रिज्यूम है आपका एल में। ठीक है, बी में आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ पढ़ लिया आपने, एच में आपने मे प्रिज्यूम पढ़ लिया, और एल में आपने शेल प्रिज्यूम पढ़ लिया। अब शेल प्रिज्यूम का प्रोविजन देखते हैं हम कि वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम, इसमें देखिए डायरेक्टेड है, अब इसको आप लिख लीजिए, इसमें डिक्लेयर्ड है, इसमें प्रोवाइडेड है, और इसमें डायरेक्टेड है। आपको समझ में आ रही है ये तीनों डिफरेंस। whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। ठीक है, कोर्ट ने जब एक बार किसी चीज के लिए बोल दिया है, जैसे आपका डाउरी डेथ की बात होती है, डाउरी डेथ में कोर्ट अगर आपको ये कोर्ट ने सेल्फ प्रिज्यूम बता रखा है कि विद इन 7 ईयर्स अगर वुमेन की इन इन सर्कमस्टांसेस में डेथ होती है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि उसकी डाउरी डेथ हुई है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव। कोर्ट ये मान चुका है कि इसकी डाउरी डेथ हुई है, अब जो ऑपोजिट पार्टी है उसके ऊपर ये बर्डन लाई करता है कि अब वो ये चीज प्रूफ करे कि नहीं उसकी डाउरी डेथ नहीं हुई है, वो किसी और सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है। ठीक है, ये आप सेल्फ प्रिजम्पशन का आपका ये मतलब हो गया। जो आपने अब इससे ही ऊपर एक सेक्शन होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, ये आपका अबेटमेंट, ये आपका मे प्रिज्यूम है कि कोर्ट इसमें अगर किसी भी वुमेन की ऐसी सर्कमस्टांसेस में डेथ होती है, ठीक है, कि उससे डाउरी की डिमांड हुई थी या कुछ हुआ था, तो कोर्ट उसमें मे प्रिज्यूम करती है। तो मे प्रिज्यूम बहुत लाइटर वो है, कोर्ट उसके और भी चीजें हो सकती हैं, तो ये लाइटर वीकेस्ट प्रिजम्पशन है, ये आपका थोड़ा सा आपके ऊपर वो डालती है। ठीक है, अब आप ये देखिए नेक्स्ट कि ये मैंडेटरी है प्लस ये रिबटेबल है। ठीक है, शेल आपका मैंडेटरी प्रोविजन भी है, कोर्ट के पास इसके ऊपर कोई डिस्क्रिशन नहीं है,
ऑल्दो ये रिबटेबल है, जहां पे ये कंक्लूसिव प्रूफ आपका इरिबेटेबल होता है, ठीक है। कोर्ट के पास, कोर्ट ये हमने देख ही लिया है कि हियर द कोर्ट हैज नो लिबर्टी टू कॉल फॉर प्रूफ, इट मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एज प्रूव्ड अंटिल ऑपोजिट पार्टी लीड्स एविडेंस टू डिसप्रूव इट, ठीक है। और बर्डन शिफ्ट कर जाता है पार्टी अगेंस्ट हुम द प्रिजम्पशन ऑपरेट्स, ठीक है, टू रिबट इट, ये हमने देख लिया। ये सेक्शंस आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेयर एक्ट में, ये सेक्शन आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेयर एक्ट में, जहाँ पे कोर्ट शेल प्रिज्यूम कर रही है। अब आप देख लीजिए एक कंपैरिजन, क्विकली कंपैरिजन देख लीजिए क्लॉज बी का, क्लॉज एच का और क्लॉज एल का। मे प्रिज्यूम जो है ये आपका डिस्क्रिशनरी होता है, ये आप अपने बेयर एक्ट में लिख लीजिएगा एक ही जगह तीनों को। आप एक कॉपी पेन लेके या आप एक पतली सी नोटबुक सब्जेक्ट वाइज बना लीजिए, या आप एक थोड़ी मोटी सी नोटबुक बना लीजिए जिसमें आप अपने सारे राजस्थान एपीओ उसमें आप लिख दीजिए, ठीक है। राजस्थान एपीओ आप लिख लीजिए, जो बच्चे इसको राजस्थान के पर्पज से देख रहे हैं, और जो बच्चे इसको अदरवाइज देख रहे हैं वो आप A4 शीट ले सकते हैं और अपने उसको कंपाइल करते रहिए, या आप अलग से अपना नोटबुक भी एक बना सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। राजस्थान एपीओ वाले इसको बनाएंगे, और हर सेक्शन में जितने भी ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स वाले, वो प्रीलिम्स वाले सेक्शन वाइज और क्लॉज वाइज उसको ऐड करते रहेंगे, ठीक है। मे प्रिज्यूम आपका डिस्क्रिशनरी होता है, और कोर्ट आपको बुला सकता है, कोर्ट में कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, ठीक है। सेल्फ प्रिज्यूम जो होता है आपका मैंडेटरी होता है, लेकिन ये रिबिटेबल भी हो सकता है, और कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि शेल प्रिज्यूम माना जाएगा जब तक ऑपोजिट पार्टी उसको खुद से डिस्प्रूव नहीं करता है। ऑन दी अदर हैंड कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो आपका मैंडेटरी के साथ साथ इरिबिटेबल भी है, और कोई आप उसमें एविडेंस नहीं दे सकते हो, जैसे कि आपका लेजिटिमेसी वाला मैंने और सेक्शन 35 आपको बताया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने प्रिजम्पशन आपको एक साथ बता दिया, और साथ में आप ये डिक्लेयर्ड प्रोवाइडेड डायरेक्टेड भी लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लॉज सी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्लॉज सी है डिसप्रूव्ड। अब आप देखोगे प्रूफ के भी तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, प्रूफ के भी आप तीन पार्ट्स हैं, इसको भी हम एक साथ पढ़ लेंगे अभी। प्रूफ के भी तीन वो हैं, एक होता है डिसप्रूव्ड, एक होता है नॉट प्रूव्ड, और एक होता है प्रूव्ड, ठीक है। जो डिसप्रूव्ड है और प्रूव्ड है, ये दोनों आप एक साथ पढ़ते हो, डिसप्रूव्ड और प्रूफ को आप एक साथ पढ़ते हो। इसको मैं एक साथ ही लिख देती हूँ फिर, ताकि ये इजी रहे, ठीक है। इसको मैं इजी एक साथ कर देती हूँ ताकि ये इजी रहे। प्रूफ जो है आपका, वेट अ सेकेंड, प्रूफ आपका, पहले आप डिसप्रूफ देख लीजिए, नेक्स्ट आप प्रूफ देख लीजिए, और देन नॉट प्रूफ देख लीजिए, ठीक है। डिसप्रूफ का मतलब ये आपकी नेगेटिव डेफिनेशन है, ये आपकी सेम पॉजिटिव है, ठीक है, और ये आपकी न्यूट्रल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, एक मार्क्स आपके यहाँ पे हम कंफर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। डिसप्रूव जो है कि जब कोर्ट के सामने कोई भी मैटर आता है, ठीक है, तो कोर्ट ये बिलीव करता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोर्ट ने खुद से बिलीव कर लिया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, या कोर्ट ये मानेगा कि अगर इसकी जगह, मेरी जगह अगर कोई एक प्रूडेंट मैन होता या एक ऑर्डिनरी मैन होता और उसके साथ सेम सर्कमस्टांसेस होती जो अभी अक्यूज्ड के साथ है, तो वो भी यही बिलीव करता कि ये फैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। अब इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए बेयर एक्ट कि इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स when after considering the matters before it, court either मतलब ये दो चीज मैंने आपको बताई हैं, either believes that it does not exist or considers it non-existent so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। दोनों केस में ये नेगेटिव डेफिनेशन है आपकी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप प्रूव्ड में देखोगे कि प्रूव्ड सेम सपोजिशन है, सेम चीज है, बट ये पॉजिटिवली कर रहा है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि कोई भी
फैक्ट जब उसके सामने जब कोई फैक्ट आ रहा है तो कोर्ट ये बिलीव कर रहा है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, या कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है कि जब कोई भी प्रूडेंट मैन या ऑर्डिनरी मैन के साथ सेम सर्कमस्टांसेस में ये चीज हो रही है तो वो भी यही बिलीव करेगा कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो बस इसमें इतना सा ही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और नॉट प्रूव्ड क्या होता है? नॉट प्रूव्ड एक न्यूट्रल कंडीशन होती है कि इसमें फैक्ट ना तो नीदर तो ये प्रूव हुआ है, नीदर ये प्रूव हुआ है, ना ये डिसप्रूव हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी प्रोविजंस पे आ जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये 3 डिग्रीज ऑफ प्रूफ है रिकॉग्नाइज्ड बाय दी ये, और आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव बात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट उसमें आते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपका बहुत ज्यादा, डी फॉर डॉक्यूमेंट आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि डॉक्यूमेंट में हमने एडिशन किया है, न्यू चेंजेस लाए हैं, न्यू चेंजेस लाए हैं हमने, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट को लेकर आए हैं और हम इसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स को लेकर आए हैं, इसीलिए आपकी सेक्शन बहुत ज़्यादा, क्लॉज आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको प्रोविजन इसका बताती हूँ कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड। तो आप इसको ऐसे हेडिंग कर लीजिए, और अदरवाइज रिकॉर्डेड, और इसके ऊपर लिख लीजिए कि न्यू है ये। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पुराने बेयर एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट में ये नहीं था। ठीक है, और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या कैसे हो सकता है? सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। ये पहले प्री का क्वेश्चन था। और बाय एनी अदर मींस, बाय एनी अदर मींस ये न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, किसी और मीन्स से भी हो सकता है, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। ये भी आपका न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, ये भी आपका न्यू एक्ट हुआ है, ओल्ड एविडेंस एक्ट में ये नहीं था। अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं और इसको तोड़ के। ठीक है, अब आपका डॉक्यूमेंट जो है, आपका लेटर, फिगर्स और मार्क्स, इस पे एक्सप्रेस्ड हो सकता था इससे। ठीक है, इन्होंने न्यू ऐड कर दिया है, न्यू ऐड कर दिया है कि अदर मीन्स भी हो सकते हैं। अदर मीन्स में इनका, इन्होंने इस चीज को एक्सपेंड कर दिया गया है। ठीक है, कि सिर्फ आपके ये 3 नहीं हो सकते हैं, आप इसको फोन से भी कोई चीज अगर आपने रिकॉर्ड कर रखी है, कोई फोटो ले रखी है, तो आपकी अदर मीन्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, जस्टिफाई कर दी इस चीज को। और आपने ये देखा कि इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। जब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी यूज कर रहा है, इसका मतलब ये कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने कंप्यूटर से, स्मार्टफोन से ले रखी है, तो वो भी अब आपके डॉक्यूमेंट पे के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। ठीक है, कि एक तो इसने रिकॉर्डिंग के मीन्स को एक्सपेंड कर दिया है कि अब आप रिकॉर्डिंग जो है, पहले सिर्फ आपका लेटर, फिगर, मार्क्स जो था, जो आप किसी स्टोन में कर रहे हो, आपने किसी पेड़ की छाल में कर दिया है, अब आप ये चीज आपके फोन में भी हो सकती है, लैपटॉप में भी हो सकती है। ठीक है, तो एक रिकॉर्डिंग के मीन्स अब वहां पे इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा, उसने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी इसके अंडर ले लिया है। अब आप ये देखिएगा, इसके इलस्ट्रेशंस आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये ऐड करना है कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, ये न्यू ऐड हुआ है आपका फ्रेंड्स। ये न्यू ऐड हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑन ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप और स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंस एंड वॉइल मेल मैसेजेस stored on digital devices are all document। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका एविडेंस। ठीक है, एविडेंस, नेक्स्ट है आपका एविडेंस। तो एविडेंस में आपको टू टाइप की इसकी काइंड्स हैं, एविडेंस के आपके टू काइंड्स हैं, एविडेंस टू काइंड्स हैं। एक होता है ओरल एविडेंस और एक होता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस।
ओरल एविडेंस आपने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं कोर्ट के सामने, स्टेटमेंट्स दिए हैं कोर्ट के सामने, ठीक है, वो आपके ओरल एविडेंस में काउंट होता है। और डॉक्यूमेंट्री में जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए हैं कोर्ट के सामने, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में फॉल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आना ही आना है। पहली तो आपसे ये स्टेटमेंट ओरल और इसका पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए, ये आपका क्लॉज 1 में है, ये आपका क्लॉज 2 में है। सेकेंडली अब इसमें भी चेंजेस आए हैं तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चेंजेस मैं आपको प्रोविजन पढ़ के बता देती हूँ। फर्स्ट है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स all statements including statement given electronically, including statement ये आपका न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry called oral या ocular evidence। सेकेंड है आपका all documents including electronic और digital record, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द, ये न्यू है आपका। ठीक है, यहाँ तक प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट को जो भी कोर्ट परमिट कर रही है या रिक्वायर कर रही है कि आप आओ और आके दो आप विटनेसेस। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में क्या है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। अब हमने जो चेंज किया है, ठीक है, तो हमने इसको क्यों चेंज किया है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि हम ओरली ही टेस्टिमनी जाके दे पा रहे थे, लेकिन आज के टाइम पे सब चीज़ आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स आ गए हैं सारे के सारे। लोग अपने व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाते हैं, लोग अपनी वीडियोस कोर्ट में वो करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो जब एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का या कंप्लेंट्स का, तो वो ऑडियो वीडियो मीन्स से भी हो रहा है आपका, लोग उसको भी करें, तो इस चीज को हमने एक्सपेंड करने के लिए ये चीज हमने एडिट करके लेकर आए हैं। ठीक है, आप सेक्शन 530 बीएनएसएस उसमें लिख लीजिए, रीड विद 530 बीएनएसएस, और क्लास के बाद आप इस प्रोविजन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फैक्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फैक्ट की। ठीक है, डेफिनेशन फैक्ट है। फैक्ट की प्रोविजन है आपका, व्हेन एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ठीक है, एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ठीक है, फैक्ट मीन्स और इंक्लूड्स, दो तरह के फैक्ट्स इंक्लूड करता है। फैक्ट्स एक आपके फिजिकल फैक्ट्स होता है जिसको हम एक्सटर्नल फैक्ट्स भी कहते हैं, और एक आपका इंटरनल फैक्ट होता, एक आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है जिसको हम इंटरनल फैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें फिजिकल फैक्ट में क्या है कि कोई भी चीज अपनी जगह पे रखी हुई है आपके घर में, फ्रिज की एक प्रॉपर प्लेस है, फ्रिज के अंदर बॉटल रखना, सबको पता है कि पानी पीना है तो आपका बॉटल फ्रिज के अंदर ही मिलेगी, तो ये एक फैक्ट है। आपका एक रूटीन है, वो एक फैक्ट है। किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ कहा, ये एक फैक्ट है। ठीक है, लेकिन किसी के माइंड में अगर कोई ओपिनियन है मेरे को लेके, अगर आप कोई भी अपना ओपिनियन रख रहे हैं, तो ये भी एक फैक्ट है, लेकिन ये आपका साइकोलॉजिकल फैक्ट है या इंटरनल फैक्ट है। अगर आपका कोई इंटेंशन है किसी को मारने का या चोरी करने का, या आपका कोई गुड इंटेंशन है या आपका बैड इंटेंशन है, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। रेपुटेशन भी एक फैक्ट है, बट ये सारे जो है आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, डी से लेके ई तक आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट है, और ए बी सी जो है आपके फिजिकल फैक्ट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं फैक्ट इन इशू पे। ठीक है, फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स, फ्रेंड्स सारी डेफिनेशन में आपको 1 1 मार्क्स, आपका एक भी डेफिनेशन आप छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये नहीं, एक चीज को भी मिस मत करिएगा। ठीक है, बेयर एक्ट की हम प्रोविजन देखते हैं। फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence,
nature or extent of any right, liability, or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows, and any fact asserted or denied in answer to an issue of fact recorded under the CPC। फ्रेंड्स ये ना बहुत थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में तो इसको एज इट इज लिखनी है। आंसर राइटिंग जब आप मेंस लिखोगे तो आपको इसको ऐसी लिखनी है, लेकिन मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि अगर कोई ए अक्यूज्ड है मर्डर का, तो वो उसके ट्रायल में क्या क्या फैक्ट एंड इशू हो सकते हैं। कि पहला फैक्ट एंड इशू हो सकता है कि क्या उसने ए ने कॉज करी है ए की डेथ को। सेकंड हो सकता है कि क्या ए का इंटेंशन था बी को डेथ करने का, कॉज डेथ करने का। और ए का क्या ये हो सकता है कि ए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ए ने बी को डेथ कॉज किया, या ए जो है वो उस टाइम पे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से उसने बी का कॉज किया डेथ। तो ये सारे जो ये फैक्ट एंड इशू है, फैक्ट एंड इशू जहाँ पे एक पार्टी कुछ एसर्ट कर रही है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है, तो ये आपका फैक्ट एंड इशू बनता है। और सेम केस में आप सीपीसी में देखेंगे, ये आपका सीआरपीसी की बात कर रहा है, ये आपका बीएनएसएस या क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा है, और ये सीपीसी की बात कर रहा है कि सीपीसी में जो आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है उसी को हम इशू ऑफ फैक्ट कहते हैं, जो सीपीसी में, इसी को हम फैक्ट एंड इशू कहते हैं बीएसए में। बस ये है। और ये इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया, ये इलस्ट्रेशन का आपका पूछता है कि क्या क्या फैक्ट एंड इशू हो सकते हैं। तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। ठीक है, इसमें से कोई एक पॉइंट मिस कर देगा और कोई और पॉइंट इसमें डाल देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 मार्क्स हमने यहाँ पे भी आपके ले लिए हैं। अब आप एक चीज ये याद रखिएगा कि फैक्ट एंड इशू जो होता है इसी को हम फैक्ट एंड इशू, एक एक टर्म है आपका फैक्टम, प्रोबेंडम, प्रोबेंडम, और एक फैक्ट होता है आपका फैक्टम, फैक्टस प्रोबेंस। ठीक है फ्रेंड्स, फैक्टम प्रोबेंडम जो होता है इसी को हम प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं, जिसको हमें प्रूफ करना है, जिस फैक्ट को हमें प्रूफ करना है। और प्रोबेंस जो होता है इसी को हम सेकेंडरी भी कहते हैं, या इसी को हम एविडेंटरी फैक्ट भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम इस फैक्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका प्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक और, एक ये क्वेश्चन था आपका प्री का, एक ये क्वेश्चन है आपका प्री का। ठीक है, मे प्रिज्यूम हमने देख लिया था, नॉट प्रूव्ड भी हमने देख लिया था। ठीक है, एक बार मैं रीडिंग कर देती हूँ कि अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड और नॉट डिस्प्रूव्ड। ये आपका एक न्यूट्रल कैटेगरी है। ठीक है, कि जब एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस में किसी को ये लगे कि ना तो ये फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ना तो ये फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोर्ट जो है वो किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है उस केस में। ठीक है, और इससे आपको नॉट प्रूव्ड को आपको डिस्प्रूव्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि हम प्रूडेंट मैन जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ये इसका ही टेस्ट है, प्रूडेंट मैन या ऑर्डिनरी मैन का ही टेस्ट होता है आपका। ठीक है, ऑर्डिनरी मैन क्या उस कंडीशन सर्कमस्टांसेस में पर्टिकुलर क्या बिलीव करेगा, इसका टेस्ट होता है। ठीक है, प्रूव्ड हम देख चुके हैं, अ की फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, प्रूफ को भी। नेक्स्ट, रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, relevant facts, one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this अधिनियम relating to relevancy of facts। relevant facts जो है ना, इस इसमें इसको डिफाइन नहीं किया है, इसमें इसने इसको डिफाइन नहीं किया है, और इसने बहुत बड़ा इसको यूज कर दिया है कि इसके अंदर सब चीज इंक्लूड हो जाएगी आपकी रेलेवेंट फैक्ट में। ठीक है, और जो भी हम इसमें पढ़ेंगे आगे 50 तक एविडेंस का, ठीक है, कैरेक्टर तक का, वहां तक ये सब चीज इंक्लूड कर रहा है इसके अंदर। कि अगर रेस जस्टे से लेके जो आप देख रहे हो कि सेक्शन 14 से 14 तक, 4 से 14 तक आपके फैक्ट्स लॉजिकली कनेक्टेड है। रेस जस्टे, मोटिव, प्रिपरेशन, इफेक्ट, प्रोविजन, एलिबाई। ठीक है, फिर एडमिशन और कन्फेशंस आपके रेलेवेंट फैक्ट कब हो रहे हैं कब नहीं हो रहे हैं। फिर स्टेटमेंट बाय नॉन विटनेसेस, नॉन विटनेसेस ये डाइंग डिक्लेरेशन वाली है पोजीशन है। फिर स्टेटमेंट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस,
स्पेशल सर्कमस्टांसेस बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा है आपकी। जजमेंट इन अदर केसेस, जो मैंने आपको मैट्रिमोनियल वाली बात बताई थी, और यहीं पे आपका रेस जुडिकाटा का भी एक प्रोविजन है। फिर ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है, और एविडेंस एज टू करेक्टर, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट रेलेवेंट है। अब इसको देखिए कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन वन इज कनेक्टेड, ये आपस में इंटर कनेक्टेड इतने आपस में है कि हम अदर फैक्ट को भी उससे कहते हैं कि वो रेलेवेंट है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको ये चीज कर रखा है, ठीक है। अब हमने ये देख लिया था कि एविडेंटरी फैक्ट्स को ही हम फैक्टम प्रोबेंस कहते हैं, ठीक है। और एक इसका इलस्ट्रेशन है कि व्हेन ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, द रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होंगे उस टाइम पे, ठीक है, कि ए हैड अ मोटिव एंड अपॉर्चुनिटी टू किल बी, पहला। ए मेड अ प्रिपरेशन बाय बाइंग अ नाइफ, सेकंड प्रिपरेशन, ठीक है। एंड आफ्टर द मर्डर ए वॉज सीन रनिंग विथ अ ब्लड स्टेन नाइफ इन हेड, थ्री। तो ये तीन आपके रेलेवेंट फैक्ट्स हो गए। इस पे आपको अब ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। इसका एक केस है, हम केस देखेंगे कि एविडेंस रिलेटिंग टू फैक्ट्स अदर देन द फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू के अलावा, फ्रॉम विच बाय ह्यूमन एक्सपीरियंस द फैक्ट इन इशू में रीजनेबली इन्फर्ड। ये आपको इसको केस लॉ से ही आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके डेफिनेशन में इसको नहीं बताया गया है, और ये हमेशा पूछता भी है, एक पीवाईक्यू भी है आपका कि एविडेंस में क्या सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपका डिफाइन किया है, तो नहीं किया है उन्होंने, ठीक है। एक्सप्रेसली सेल्फ प्रिज्यूम हमने देख लिया है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट और केसेस में। हमने डेफिनेशन ए से लेके एल तक कवर कर ली है। क्लॉज वन, क्लॉज टू मैंने आपको बता दिया था कि आईटी एक्ट्स के साथ रीड करना है, बीएनएसएस और बीएनएस के साथ रीड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया है सेक्शन टू। सेक्शन वन हमने इससे पहले वाली क्लास में करा था, और मैंने आपको सारे कंपैरिजंस भी बता दिए हैं और एमसीक्यूज भी बता दिए जो पीवाईक्यू में पूछता है। अब आप देखिए एविडेंस और प्रूफ का इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि एविडेंस और प्रूफ में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और तो आप ये देखेंगे कि एविडेंस जो होता है जिससे आपको प्रूफ करना है या डिसप्रूव करना है किसी भी मैटर या फैक्ट को, ठीक है, वो आपका एविडेंस होता है, ठीक है, जो आप कोर्ट में सबमिट करते हो, आप बताते हो कुछ भी। प्रूफ क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड प्रूफ क्या होता है, वो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ द एविडेंस, ठीक है। एविडेंस जो है वो इज ओनली द मीडियम ऑफ प्रूफ, आपको प्रूफ कैसे करना है, और ये प्रूफ इज द रिजल्ट ऑफ द एविडेंस। ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी है, आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये आपका नहीं है इतना इम्पोर्टेंट अभी। अब आप ये देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट एविडेंस होता है, ठीक है। सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होता है, जब आपका कोई भी फैक्ट इन इशू के अलावा कोई अदर रेलेवेंट फैक्ट होता है उससे, ठीक है, जो आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, इनडायरेक्टली अप्लाई करते हो। जैसे कि जब आपको पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है, उस केस में आप इनडायरेक्ट जो होता है सर्कमस्टांशियल या इनडायरेक्ट एविडेंसेस से आप केस को प्रूव करते हो। जैसे इंडियन हिस्ट्री में बहुत बार ये चीज हो चुकी है, जैसे फिंगरप्रिंट्स मिल गए। रियल और पर्सनल एविडेंस इसका आपको नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। हियर से एविडेंस क्या होता है फ्रेंड्स, हियर से एविडेंस वो होता है जो आपने खुद अपने कानों से नहीं सुना, आंखों से नहीं सुना, लेकिन आपको किसी ने आके थर्ड पर्सन ने आपको बताया कि वहां पे ऐसा ऐसा होता था, या जो कॉलोनी की आंटियां जो चुगलियां करती हैं, जो हमारे तक सारी बातें पहुंचती हैं, वो सब हियर से एविडेंस है। वो कोर्ट में आप कुछ भी नहीं बोल सकते जब वो आपने खुद से अपने आंखों से नहीं सुना, अपने कानों से कोई चीज नहीं सुनी, आपको थर्ड पर्सन आके बता रहा है, तो इसको हम डेरिवेटिव या सेकेंड हैंड एविडेंस भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी एविडेंस जो होता है, ये हमने देखा था डॉक्यूमेंट के केस में प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस होता है, ठीक है, बेस्ट, और इसको हम ओरिजिनल कहते हैं। सेकेंडरी जो होता है वो जब आपका ओरिजिनल कंटेंट अनअवेलेबल या डिस्ट्रॉय हो जाता है उस केस में होता है, ठीक है। ओरल एविडेंस आपको मैंने बता दिया, जो स्टेटमेंट्स होते हैं कोर्ट में। डॉक्यूमेंट एविडेंस जो आपको डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि सीडी जो है ये आपका एक डॉक्यूमेंट है। ये केस है शमशेर सिंह वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि सीडी इज अ डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन एंड कैन बी एडमिटेड इन एविडेंस स्क्वायरली
applying the wide inclusive reading of document any matter recorded on any substance by एनी मीन्स। ठीक है, तो हम ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में सीडी को भी हमने उस टाइम पे लिया था, जहां पे हमने देखा था डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन लेटर, फिगर्स और मार्क्स की बात कर रही है, तो इसमें आपका सीडी कैसे आएगा, लेकिन कोर्ट ने इस केस में शमशेर सिंह के केस में बोला था कि सीडी आएगी। ठीक है, और आपको ये देखना है कि अब तो इसकी इलस्ट्रेशन जो है सिक्स्थ इलस्ट्रेशन में और डेफिनेशन में अब न्यू चेंजेस ले ही आए हैं, ताकि आप ईमेल, स्मार्टफोन डेटा और सब चीज़ इंक्लूड कर लें। लेकिन इससे पहले ही कोर्ट ने 2015 के केस में देख रहे हो कि इसको अप्रूव कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तो ये दो केस हैं, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल और उमेद भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस हैं। ठीक है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करता है, इसमें कोर्ट कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस अलोन इफ अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अबव कंडीशंस कौन सी हैं कि circumstances from which the conclusion is drawn should be fully established, fully establish होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप कंक्लूजन पे आ रहे हो उस कंक्लूजन पे। सेकंड, circumstances should be conclusive in nature। ठीक है, नेचर उनका कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए। थर्ड आपका कि जो भी फैक्ट आप स्टैब्लिश कर रहे हो वो आपका जो अक्यूज्ड का गिल्ट है ना उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अक्यूज्ड के, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अक्यूज्ड के गिल्ट से कंसिस्टेंट होना चाहिए और अक्यूज्ड के इनोसेंस से, इनोसेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो उससे इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी तो आप उसको फॉलो करोगे इसके अंदर। ठीक है, फिर सर्कमस्टांसेस शुड टू अ मॉरल सर्टेनिटी। ठीक है, एक्सक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ गिल्ट ऑफ एनी पर्सन अदर देन द अक्यूज्ड। और आपके सर्कमस्टांसेस ये नहीं शो करने चाहिए कि अक्यूज्ड के अलावा कोई और पर्सन इसको कमिट कर सकता है क्राइम, नहीं, सारी चीज आपके अक्यूज्ड के साइड पे ही पिन पॉइंट करनी चाहिए ये पांचों तरीके से कि भाई इस अक्यूज्ड ने ही वो किया है, क्राइम किया है, ना वो इनोसेंट है, ना वो उसका गिल्ट पूरा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये देख लेना है। ठीक, ये दो केस आपको लिख लेने हैं अपने बेयर एक्ट में। नेक्स्ट है पंचशील रूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पंचशील रूल या 5 गोल्डन प्रिंसिपल सर्कमस्टांशियल एविडेंस का, ये आपका एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है केस लॉ में। ठीक है, बाकी वो दो केस लॉ को भी आप लिख लीजिएगा, लेकिन जब आप ये केस लिखोगे तो इसके सामने पंचशील या 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स लिख लीजिएगा। और ये जो मैंने आपको बताया है ये सेम वही चीज है। ठीक है, जो मैंने बताया, अ फेवरेट फॉर डायरेक्ट रिकॉल एमसीक्यूज। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब एविडेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एविडेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई, डॉक्टर प्रफुल्ल बी देसाई, 2013 का केस था। तो फ्रेंड्स इस केस का फैक्ट ये था कि जो कंप्लेनेंट थी उसकी वाइफ जो है वो एक कैंसर से सफर कर रही थी, तो यूएसए का एक जो उनका डॉक्टर था जिसने उनको फोन पे मतलब सारे टेस्ट करवा के उन्होंने फोन पे उससे बात करी, उसने सब चीज अपना ओपिनियन दिया और बोला कि आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं जो कैंसर है उनका। ऑन दी अदर हैंड अब क्या हुआ, ये यहाँ पे डॉक्टर के पास गए, इंडिया में, ये लोग इंडिया में रह रहे थे। ठीक है, इंडिया में ये रेस्पोंडेंट जो है इसमें केस में, रेस्पोंडेंट जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट की वाइफ को कैंसर था और रेस्पोंडेंट जो है वो डॉक्टर है। ठीक है, उस डॉक्टर ने क्या किया कि उस जो यूएसए के डॉक्टर ने आपको ओपिनियन दिया था उसके बावजूद उसने सर्जरी कर दी। ठीक है, तो इस केस में डॉक्टर को क्या हुआ, जब प्रोसिक्यूशन हुआ तो यूएसए के डॉक्टर को आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपने उसको एग्जामिन किया। ठीक है, तो ट्रायल कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है, आप एग्जामिनेशन आप वीडियो कॉल से आप यूएसए से दे दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन पहुंचा कि कैन एविडेंस इन अ क्रिमिनल ट्रायल बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको हेल्ड किया, हाई कोर्ट के व्यू को उन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला कि जब जिस केस में भैया अगर
जो विक्टिम है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है। और ये आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार कि कोर्ट ने इस केस को रेफर किया था, यूएसए के इस कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के मैरीलैंड के केस को रेफर किया था और ये वायलेट नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां के ये किया था। अब इसको हेल्ड कर देते हैं कि सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब ई की बात कर रहा है, एविडेंस कैन बी बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इवन इन क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, रेफरेंस मैंने आपको पहले बताया था 530 बीएनएसएस का कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कंप्लेनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड बाया इलेक्ट्रॉनिक, ये आप देख रहे हो, ये तो अभी ऐड किया था लेकिन कोर्ट ने 2003 में ही इसको अलाउ कर दिया था, ठीक है, कि एक्चुअल प्रेजेंस नहीं जरूरी है। ठीक, कि और आप ये भी देखते हो कि अब जो प्लीडर है ना, प्लीडर, उसको हम ये मानते हैं कि वो अक्यूज को ही आपको वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर प्लीडर प्रेजेंट है तो हम कंस्ट्रक्टिवली ये मानते हैं कि अक्यूज भी वहां पे प्रेजेंट ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड या डिग्री ऑफ प्रूफ क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और डिग्री ऑफ प्रूफ हमने कल की क्लास में भी देखा था कि सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंट होता है। सिविल में आपकी बात करता है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसमें आपके पास थोड़ा सा रिलैक्स्ड होती है कोर्ट इसमें। और ऑन दी अदर हैंड क्रिमिनल में जो होता है आपका, क्रिमिनल में आपकी बात करता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। इसमें भी एक एक्सेप्शंस होते हैं, ये एक्सेप्शंस ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब इसके प्रोविजंस आएंगे तब, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अब हम फ्रेंड्स अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम क्लास आज की ओवर करेंगे। अंडर सेक्शन 121A ऑफ बीएसए कोर्ट इंक्लूड्स एक्सेप्ट, क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ रहा है? मतलब मैं तो जब पढ़ती थी तो मुझे ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आपके फैक्ट्स इतने ज्यादा, आपके प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए कि आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, आपको आंसर माइंड में पहले ही आ जाए, फिर आप ऑप्शन में जाके देखिए कि क्या ऑप्शन दे रखे हैं। हालांकि ये चीज सही नहीं है क्योंकि आजकल ऑप्शंस बहुत इस तरह से आपको मैनिपुलेट करते हैं, इस और नॉट देखना, ये सब देखना बहुत जरूरी है। बट आपको एक्चुअल आंसर तो पता होना चाहिए ना, बेयर एक्ट का जो प्रोविजन है वो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोर्ट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट जजेस, जजेस को करता है इंक्लूड, मैजिस्ट्रेट इसको भी इंक्लूड करता है, आर्बिट्रेटर नहीं, इसको इंक्लूड नहीं करता है। नेक्स्ट, इन अ ट्रायल बाय ज्यूरी डज द कोर्ट अंडर बीएसए इंक्लूड द ज्यूरी, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यस ऑलवेज इंक्लूडेड। नेक्स्ट, फैक्ट अंडर अंडर सेक्शन 1F मीन्स एंड इंक्लूड्स हाउ मेनी कैटेगरीज, फैक्ट कितनी कैटेगरी के होते हैं, मैंने आपको बताया था फैक्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल होता है, साइकोलॉजिकल तो 2 फैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ विच काइंड ऑफ फैक्ट, अगर कोई ओपिनियन किसी के माइंड में है तो वो एक्सटर्नल या फिजिकल फैक्ट कहलाएगा? नहीं, ये तो हमने नहीं देखा था, ये इसमें हमने स्टेट ऑफ थिंग्स और बाकी एग्जांपल्स देखे थे, इलस्ट्रेशन भी देखे थे, ए से लेके सी तक। नेक्स्ट है इंटरनल या साइकोलॉजिकल फैक्ट, तो यस, इसके हमने इलस्ट्रेशन भी देखे थे डी से लेके ई तक, है ना। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लाइक इंटेंशन और गुड फेथ कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय, कैसे प्रूव कर सकते हो? जो भी आपके माइंड में है, इंटेंशन है, सब चीजें, वो आप कैसे प्रूव करोगे? तो ये आप डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव करोगे? नहीं, ये आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस से प्रूव करते हो हमेशा। नेक्स्ट है फैक्ट्स शॉर्ट टू बी प्रूव्ड आर कॉल्ड शॉर्ट टू बी प्रूव्ड, जिसको हमें प्रूव करना है, शॉर्ट टू बी प्रूव्ड आर कॉल्ड फैक्टम प्रोबेंडम, इसी को हम प्रिंसिपल फैक्ट्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फैक्टम प्रोबेंस को हम एविडेंटरी फैक्ट कहते हैं, थ्रू विच फैक्टम फैक्ट्स आर प्रूव्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर वुड बी फैक्टम प्रोबेंडम। नेक्स्ट, फैक्ट इन इशू आर ऑल्सो नोन एज, फैक्ट इन इशू आर ऑल्सो नोन एज, इसी को हम प्रिंसिपल फैक्ट कहते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल फैक्ट कहते हैं और यही फैक्टम प्रोबेंडम होता है, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है। प्रिंसिपल फैक्ट, हमें फैक्ट एंड इशू तो प्रूव करना होता है। नेक्स्ट केस, इन सिविल मैटर्स द प्रोसेस ऑफ
ascertaining fact in issue is known as. In civil matters the process of ascertaining fact in issue is known as, ये हमने क्लॉज 2 में देखा था और इसका एक इलस्ट्रेशंस भी था, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ठीक है। नेक्स्ट, इन क्रिमिनल मैटर्स द फैक्ट इन इशू आर फाउंड इन, द फैक्ट इन इशू आर फाउंड इन क्रिमिनल मैटर्स में एफआईआर ओनली नहीं, बेल एप्लीकेशन नहीं, विटनेस लिस्ट नहीं, चार्जशीट। जब आपकी चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद ही तो आपके फैक्ट इन इशू कोर्ट जो है वो स्टार्ट करता है बनाना फैक्ट इन इशू। ठीक है फ्रेंड्स। हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स आर लिस्टेड अंडर 2(1) के में कितने काइंड के हैं कैटेगरीज रेलेवेंट फैक्ट्स के 2(1) के में? 5, 6, 7। रेलेवेंट फैक्ट में एक नया कुछ ऐड हुआ था क्या फ्रेंड्स? हाउ मैनी कैटेगरी, ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ ये हमने देखा था। ठीक है, कैटेगरीज में हमने ये देखा था कि लॉजिकली वो होगा, जो हमने सेक्शन 4 से 14 देखा था। फिर हमने 15 से ये देखा था जो एडमिशन और कन्फेशन की बात करता है। तो इसको एक बार मैं देख लेती हूँ ऊपर जाके। फ्रेंड्स इसका मैं आपको क्लास के एंड में बताती हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 6 या 7 था, 6 या 7 कैटेगरीज थी जो रेलेवेंट फैक्ट के अंदर करेक्टर तक जितनी हेडिंग्स हैं आपकी, करेक्टर तक जितनी हेडिंग्स हैं। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, मैं देख के बताती हूँ आपको। फ्रेंड्स 8 कैटेगरीज हैं ये। ठीक है, 8 कैटेगरीज हैं। एक बार मैं ये आपको रिकॉल करा देती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था इसमें। पहला है आपका, पहला कैटेगरी है आपका 4 से लेके 14 तक। ठीक है, जो जिसमें आपकी रेस जस्टे से लेके बात करता है वो कोर्स ऑफ बिजनेस तक। सेकंड कैटेगरी है आपकी 15 से लेके जो एडमिशंस की बात करती है। ठीक है, एडमिशन और कन्फेशन की बात करती है जो 15 से लेके 25 तक है। थर्ड कैटेगरी है फ्रेंड्स आपकी जो पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड, जो डाइंग डिक्लेरेशन वाला है, वो 26 एंड 27 है। फोर्थ कैटेगरी है फ्रेंड्स आपकी जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जो मैंने आपको बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो 28 से 32 तक डील करता है। फिर हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। ठीक है, ये फिफ्थ कैटेगरी है आपकी, ये है। सिक्स्थ कैटेगरी है फ्रेंड्स आपकी कि कब जजमेंट्स आपके रेलेवेंट होते हैं, कब जजमेंट्स आपके रेलेवेंट होते हैं। ये मैंने आपको बताया था इसमें कि मैट्रिमोनियल इंसॉल्वेंसी का केस हो गया इसमें, और रेस जुडिकाटा का भी बताया था। अब फोर्थ सेवेंथ कैटेगरी है आपकी ओपिनियंस की, जब एक्सपर्ट ओपिनियन कब इस टाइम पे आपके होते हैं। या नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर की, एट्थ आपका कैरेक्टर है 46 से 50 तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मेरा भी इसमें रिवीजन हो गया एक बार अच्छे से। 11th क्वेश्चन है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन एज अ कैटेगरी ऑफ रेलेवेंट अंडर विच, जो हम डायरेक्ट देख लेते हैं 39 से 45, अपना इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रेलेवेंट फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज, रेलेवेंट फैक्ट को हम क्या कहते हैं? फैक्टम प्रोबेंडम। नहीं, फैक्टम प्रोबेंडम तो आपका फैक्ट इन इशू होता है। ठीक है, फैक्ट इन इशू होता है फैक्टम प्रोबेंडम, इसी को हम प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं और इसी को हम फैक्ट इन इशू भी कहते हैं। रेलेवेंट फैक्ट जो होते हैं वो एविडेंटरी फैक्ट या फैक्टम प्रोबेंस होते हैं जिसके थ्रू आप इसको प्रूव करते हो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप गलत मत करिएगा किसी भी तरह से। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नाउ एक्सप्रेसली इंक्लूड्स। अब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मैंने बताया था न्यू ऐड करी थी। ओनली पेपर राइटिंग्स, नो। ओनली जो है ना इसमें आपको ध्यान देना है, ओनली बाकी सारी चीजों को एक्सक्लूड कर देता है। तो ओनली जब आ जाएगा तो आपका माइंड एकदम अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ओनली से आपका सेंस क्या बन रहा है। ठीक है, ओनली प्रिंटेड मटेरियल, नो। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, यस। और देखिए ओनली मैप्स एंड प्लान, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट लिस्टेड एज एन इलस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द एक्ट। डॉक्यूमेंट के इलस्ट्रेशन में नहीं है। अ कैरिकेचर है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट है, अ वर्बल प्रॉमिस, नहीं ये तो ऐसा कुछ नहीं है। लोकेशनल एविडेंस स्टोर्ड ऑन अ डिजिटल डिवाइस,
यस ये है, ये न्यू इंक्लूड किया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये केस आप लिख लीजिएगा कि इन आर वर्सेस डे डॉक्यूमेंट वाज डिफाइंड एज एनी राइटिंग और प्रिंटिंग capable of being sold in court, नहीं, being made evidence regardless of material, हाँ, being registered होनी चाहिए, नहीं, being notarized होनी चाहिए, नहीं। आपका कोई भी, अगर आप कोई भी राइटिंग या प्रिंटिंग अगर आप एविडेंस दे सकते हो, चाहे मटेरियल आपको सब्सटेंस और मटेरियल जो इंडियन एविडेंस में हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल, ठीक है, कोर्ट ने ये हेल्ड किया था। ये आपका कॉमन सेंस पे क्वेश्चन है। Evidence means and includes how many categories? Evidence means and includes how many category? मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ओरल और डॉक्यूमेंट की। टू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसए न्यूअर डेफिनेशन ऑफ एविडेंस एक्सपैंड्स ओरल एविडेंस टू इंक्लूड। एविडेंस का मैंने बताया था आपको कि दोनों ही एक्सपैंड कर रखा है उन्होंने। अब आप इसको देखिए, ऑप्शन ओनली रिटन टेस्टिमनी, नहीं, स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, यस, ठीक है। क्वेश्चन 18, which case held that whatever is considered by the court is evidence in generic sense? तो मुझे फ्रेंड्स इसका आंसर मैं आपको कमेंट में बताऊंगी। मुझे इसका आंसर जो है पुष्पा देवी या रोनी में से एक लग रहा है, मैंने ये पढ़ा था। मैं इसको करेक्ट आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिख लिया है। एक बार आप मुझे कमेंट में भी क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगी, ठीक है, कमेंट में ही। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, definition of evidence under the act is said to be इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव बिकॉज इट एक्सक्लूड्स। ये कह रहा है कि एविडेंस में जो डेफिनेशन है उसको हम इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव भी कहते हैं, कि ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। तो हम ये इसको क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, ये किसको एक्सक्लूड कर रहा है? तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक्सक्लूड करता है, इसीलिए नहीं, ये तो क्लॉज 2 में बोला ही है। ओरल टेस्टिमनी को करता है, नहीं, क्लॉज 1 में इसकी भी बात कर रहा है। कंडक्ट डिमिनर ऑफ पार्टीज एंड फैक्ट ऑफ जुडिशियल नोटिस, क्या ये इसको एक्सक्लूड कर रहा है डेफिनेशन एविडेंस का? तो यस, ये इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो अब ऐड कर ही दिया है न्यूली, ठीक है। तो एविडेंस की डेफिनेशन में आप देखोगे कि कंडक्ट डिमिनर ऑफ पार्टीज और जो भी कोर्ट खुद से जुडिशियल नोटिस करती है विटनेसेस को, उन सबको एक्सक्लूड किया है, इसी को हम इनकम्प्लीट भी कहते हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूफ इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, प्रूफ द मीडियम ऑफ एविडेंस, द रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एविडेंस, यस, प्रूफ को हम ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केस लेड डाउन दैट एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द शाफ। ये मैंने आपको कराया नहीं था फ्रेंड्स, ये भी आप मेरे को क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 21 ये दो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, direct evidence greatest advantage is that there is only one source of error, ठीक है। डायरेक्ट एविडेंस का ग्रेटेस्ट एडवांटेज यही है कि वहां पे उसके लिए सिर्फ एक सोर्स पे अगर एरर होगा तो ही आप उसको वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन है फेलिबिलिटी ऑफ टेस्टिमनी, चेन ऑफ कस्टडी, फॉरेंसिक एरर या डॉक्यूमेंट्री लॉस। तो करेक्ट आंसर वुड बी फेलिबिलिटी ऑफ टेस्टिमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस इज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस, applied indirectly, never sufficient alone for conviction, same as hearsay evidence। circumstantial एविडेंस आपका डायरेक्ट एविडेंस ही होता है जिसको हम इनडायरेक्टली अप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इन स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल द सर्कमस्टांसेस रिलाइड अपॉन फॉर कन्विक्शन मस्ट बी। जिनके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं, जिन कन्विक्शन सर्कमस्टांसेस पे कन्विक्शन करने के लिए, वो कैसे होने चाहिए? मियर सजेस्टिव होने चाहिए क्या? नहीं। फुल्ली एस्टैब्लिश्ड, कंक्लूसिव, कंसिस्टेंट ओनली विद द गिल्ट, यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एविडेंस
Example, certified copy is admissible when the original is available but inconvenient to produce, the original is unavailable or destroyed, नेवर एडमिसिबल ओनली इन सिविल केसेस। तो आप सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हो? जब आपका ओरिजिनल जो है वो अनअवेलेबल हो या डिस्ट्रॉय हो। सेकेंड, नेगेटिव एविडेंस ऑर्डिनरली इज, नेगेटिव एविडेंस जो होता है आपका, ये आपका नो गुड एविडेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 273 सीआरपीसी रिक्वायर्स, जो 530 बीएनएसएस है आपका, only physical presence of the accused, no, constructive presence which video conferencing satisfied। ठीक है। In Maryland versus Craig, the Supreme Court held that recording evidence via video conferencing does not violate, किसको वायलेट नहीं करता है? सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट अमेंड और यूएसए के फर्स्ट अमेंडमेंट को, यूएसए के फिफ्थ अमेंडमेंट को, या सिक्स्थ अमेंडमेंट को, जिसको कन्फ्रंटेशन क्लॉज भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर बीएसए एंड बीएनएसएस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन एन इलेक्ट्रॉनिक मोड इज एक्सप्रेसली रेफर्ड अंडर विच सेक्शन बीएनएसएस? ये मैंने आपको कराया था 530। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन व्हेन, कब हम किसी फैक्ट को प्रूव कहते हैं? ऑप्शन, इट इज प्रूव्ड विथ मैथमेटिकली सर्टेनिटी, द कोर्ट बिलीव its exist or existence so probable that a prudent man would act upon that supposition। ये आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अ फैक्ट इज नॉट प्रूव्ड, कब नॉट प्रूव होता है? नॉट प्रूव कब होता है? जब ना तो वो प्रूव्ड होता है, ना तो वो डिसप्रूव्ड होता है, न्यूट्रल होता है जब वो, न्यूट्रल मैंने आपको बताया था, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन सिविल केसेस द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रिक्वायर्ड, सिविल केसेस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? नहीं, ये क्रिमिनल केसेस में होता है, प्रीपॉन्टरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि कॉम्पैक्ट डिस्क वाज हेल्ड टू बी डॉक्यूमेंट, कौन सा केस हमने देखा था इसका? कॉम्पैक्ट डिस्क का सीडी वाला, हमने शमशेर सिंह का केस देखा था वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, 2003 था आई थिंक ईयर इसका। नेक्स्ट, कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो क्या होता है? रिबटेबल? नहीं, ये तो शेल में होता है। इरिबेटेबल, डिस्क्रिशनरी। सेक्शन 35 एंड 116 आर एग्जांपल ऑफ मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। मैंने ये आपको इसका बताया था क्लास में ही। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका पंचशील रूल, मैंने आपको बताया था 5 गोल्डन प्रिंसिपल, ये केस है, ये किस में लेट डाउन हुआ था? शरद बिरदी चंद शारदा के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, इन पूना अलियास संजय बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, द एक्सप्रेशन प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड वर हेल्ड टू ले डाउन। प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड क्या होते हैं आपके? ये आपके स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 21H मे प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? मस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट एज प्रूव्ड, मे रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड, और कॉल फॉर फर्दर प्रूफ। तो ये है बी आंसर। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी तक हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रेलेवेंसी स्टार्ट कर देंगे, रेलेवेंसी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी स्टूडेंट राजस्थान एपीओ की प्रिपरेशन कर रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है और इस नंबर पे आपको ग्रुप में हम ऐड करेंगे। आपको सारे अपडेट्स जो हैं या आपका टाइम टेबल है, डेली के आपके टारगेट्स जो हैं, और डेली आपको फिर उस टारगेट्स को बताना है कि आपका क्या फीडबैक रहा था, आपने कितना पढ़ा, ये सब हम इसमें स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और अगर आप राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू फ्रेंड्स। और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।